गुड इवनिंग बच्चों। आज आपके YouTube चैनल पर हाजिर है एनडीए 2020। देखिए इस एनडीए का पेपर क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट रहता है उसमें, तो मैंने 20-20, 40-40 मिनट के 3-4-5 वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था। तो एक पिछला वाला वीडियो जिन बच्चों ने ना देखा हो, मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया था। आज अपने उन बच्चों के लिए जिनको मैंने पिछले 50 दिनों में कैलकुलस पढ़ाई है, मेरे क्लास 12th स्टूडेंट हैं स्पेशली, ये स्पेशली मोटिवेशनल वीडियो है। मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूं, उनको आईना दिखाना चाहता हूं, उन्हें सच बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर, इस पेपर के अंदर कैलकुलस के करीब 25 क्वेश्चन हैं। कैलकुलस मतलब लिमिट से शुरू करो तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक जाऊं, डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करते हुए। तो अभी अपने बच्चों को मैं सिर्फ डिफरेंशियल एरिया बाउंडेड रीजन सिर्फ नहीं पढ़ाया है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूअस है। आज मैं एक एक राज खोलूंगा उन सभी बच्चों के जहन में जो केवल बार बार फिर लोग कहेंगे कि यार सचान सर आप ये क्या कर रहे हो। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपको एनडीए की तैयारी करने के लिए 70,000 की फीस देकर के कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। धरती पर जो भी ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, निहायत बेवकूफ़ बना रहे हैं। लिखित में ले लीजिए, जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ कि 40,000 50,000 आप किसी को कोचिंग के नाम पर एनडीए के दे रहे हो। ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। और ये कोई तुक्का नहीं है कि यार ये 2020 का ऐसा आ गया है। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, हर साल 2 पेपर होता रहा है। आप चले जाओ अपनी पिछली जिंदगी में, पिछले 10 साल के 20 पेपर उठा लेना। अरे यार अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहीं उठाने नहीं जाने हैं तुम्हें। सर्च करके गूगल पर देख लेना, 20 पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए दोस्तों मेरे पास चले आना। इस पेपर में वही सवाल आते हैं जो आप अपनी 11th और 12th की किताबों में स्टडी के दौरान करते हो। हाँ बस क्योंकि यहाँ समय बहुत कम होता है, आपको 2.5 घंटे मिलते हैं और आपको 120 सवाल लगाने होते हैं। तो 120 का तो खैर मैटर है ही नहीं है। आप 70 सही सवाल लगाओगे तो सिक्योर मेरिट में है आप। 70 सही लगाओगे तो सिक्योर जोन में है आप, 100% सिक्योर जोन में मैथमेटिक्स में। मतलब आपके रिटर्न का रिजल्ट हो जाएगा। और इसी रिटर्न का रिजल्ट कराने के लिए आप देश भर में कोचिंग दौड़ लगाते हो। दून डिफेंस एकेडमी दौड़ जाए, वहाँ 1.5 लाख फीस देंगे तभी हम एनडीए में होंगे। अबे करो, तुमको कौन समझाए कि रिटर्न की परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 की सिलेबस की जरूरत है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, बार बार बीच में बताता रहूँगा आपको कि क्लास 12th में मैंने आपको पिछले 50 दिन में जो कैलकुलस पढ़ाई है, कहीं उससे बाहर का सवाल तो नहीं आया है। आओ शुरुआत करता हूँ। फिर एक दिन पूरी कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा। जिन बच्चों ने क्लास 11th की कोऑर्डिनेट पढ़ी है, मैं दिखाऊंगा 20 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से भी उठता है। और बस अभी जस्ट चले आ रहे हैं आप दौड़ते हुए, इतनी रफ्तार आपकी तेज हो चुकी है कि आप इतनी तेज घोड़ों की तरह जो दौड़ रहे हैं। जल्द ही आपको मैं वेक्टर और 3D दिखाने वाला हूं। सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग मेरी क्लास 12th की वेक्टर और 3D पर होगी। मैं आपको 20 क्वेश्चन इसी पेपर में लगा के दिखाऊंगा, 20+ क्वेश्चन। तो कितने हो जाएंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। चलिए वो तो बात की बात है। अभी एक ट्रिग्नोमेट्री आ चुका था, आज वक्त है कैलकुलस का पार्ट लगाने की। चलिए देखिए, जो हमारे बच्चे एनडीए ड्रीमर हैं उनकी ज़िंदगी में बहारें कैसे आती हैं, वो अपनी ज़िंदगी को क्या अक्षरशः तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आज शुरुआत करता हूं बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ाते हैं। हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको तुम्हारी रियलिटी से परिचय दे दूंगा, इसकी गारंटी हमसे ले लीजिए। चलिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल मैं इसे फ्लाइट मोड में लगा दूं, इसके बाद शुरुआत करते हैं। देखिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपको हमने किस लेवल से इंटीग्रेशन तक पहुंचाया था और किस लेवल के सवाल यहां पूछे जा रहे हैं। मैं अपने हर उस बच्चे से रूबरू होना चाहता हूं। साहिल है हमारा, वैभव है, और ऐसे वो बच्चे जो आगे भविष्य में एनडीए देने का सपना देख रहे हैं।
मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, बार बार सवालों से प्रूव करके साबित करूंगा कि आप गलत नहीं हैं और आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है। बाकी जो बच्चे हमारे IIT ड्रीमर हो, बस जल्दी IIT के लिए उसकी सीट आ जाए, पेपर सेट मिल जाए मुझे, मैं आपको IIT के पेपर भी सीक्वेंस में सॉल्व करके दूंगा। एक खूबसूरत सा इंटीग्रेशन का सवाल है जो वाकई बेहद झंडू बाम है। आपको पता है tan x को t ले वो कॉमन ले लेंगे, 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा। और ऐसे मतलब आप देखना पसंद नहीं करेंगे इन सवालों को, मेरा वादा है। tan x को t ले लेंगे, ये sec स्क्वायर x है, तो tan x को t लेते ही कट जाएगा क्योंकि आपका ये t हो गया, ये sec स्क्वायर x हो गया, और dx की जगह dt अपान sec स्क्वायर x। इतना तो परिचय आपका बहुत अच्छा है। ये गया dt का इंटीग्रेशन बाबू tan हो गया, और dt का इंटीग्रेशन t²/2 हो गया, और t कौन था? tan x। हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं tan स्क्वायर x/2 0 to π/4, 0 to π/4। क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूं, x की जगह अपर लिमिट खोलूंगा तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 होना चाहिए। 1/2 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द 100% करेक्ट। देख रहे हैं, एक सवाल बस 30 सेकंड में लग गया। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तक पहुंचता हूं। अब देखिए, आपको याद होगा जब मैं आपको डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो एक टॉपिक उसमें आया था एप्रोक्सीमेशन, मैं उसे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था इसका भी मैं प्रमाण दे रहा हूं, हालांकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और आने वाले समय में पढ़ा दूंगा, लेकिन कंपटीशन में रास्ता कल भी नहीं रुका था, आज भी नहीं रुका था, प्रमाणित करता हूं। क्वेश्चन आया था, मान लीजिए, अब हम मान तो हमेशा लेबे ही करते हैं, गणित वाले लोग हैं, मानते ही हैं हमेशा। कह रहा है मान लीजिए, तो ठीक है मान लीजिए y = 3x² + 2। यदि x का मान 10 से बदलकर 10.1 हो जाए तो y में परिवर्तन क्या है, यानी y का मान कितना बदल जाएगा, y का मान कितना बदल जाएगा। तो मैं तो अब यही कहूंगा कि जो मूर्ख होगा वो इसमें उलझा रहेगा कैलकुलस लगाने में। कैलकुलस में इतना गंदा, इतना घटिया मेथड एप्रोक्सीमेशन का दिया गया है जो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन में कभी रास्ता नहीं रुकेगा। मुझसे लिख के ले लो, यार मालिक x की वैल्यू 10 रख देते यहाँ, तो 10 दे हम 100 तिरका 300, तो यहाँ 302 हो जाता। अब कह रहे 10 से बदलकर 10.1 कर दें। अगर x की वैल्यू 10.1 कर देते आप, तो निश्चित तौर से वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लीजिए मालिक, 10.1 का 2 बार गुणा करना शायद धरती का सबसे सरल काम है। जल्दी से गुणा करवाइए, गुणा करिए, हम भी आपके साथ कर रहे हैं। 0 0 0, जी हाँ, फिर 2 बार ऐसे तो करते कक्षा 4 में गुणा, और वही तो करेंगे और आज भी क्या करेंगे। 1 0 2 0 1, 102.01 इंटू 3 प्लस 2, 3 से गुणा करते तो ये 03 हो गया होता, सॉरी 03, और ये 306, और उसमें 2 और जोड़ देते। क्या तरीका था, यानी अगली वैल्यू इसकी हो जाती 308.03। अब पहली पुरानी वाली वैल्यू थी 302, पूरा था परिवर्तन कितना होगा। अगर आप सवाल में प्रेजेंस ऑफ माइंड ही केवल लगा लिए होते तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में आपके सामने आंसर रख रहा हूं। अब आपने अप्रोक्सीमेशन कभी नहीं पढ़ा था, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ऐसी की तैसी। ये तो एनडीए की परीक्षा थी, यूपी बोर्ड की परीक्षा नहीं थी कि कोई मास्टर साहब कहेंगे नहीं कैलकुलस लगाओ। सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई कर सकते हो, मैंने छोड़ा है तब भी आप लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़िए, सवाल को आगे बढ़ाते हैं, बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। अब आ गए सीधे कॉन्टिन्यूटी पर। क्या सवाल है, बोला f(x) = sin x अपान x। करे x = 0 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको तो पता है कि LHS निकालेंगे चाहे RHS निकालेंगे, दोनों ही लिमिट x → 0 पर
एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। एलएचएल निकालेंगे तो भी वही सीन बनेगा। अगर एलएचएल करेंगे तो 0 माइनस एच, यहाँ भी 0 माइनस एच। आपको तो बहुत अच्छा अंदाजा होगा यहाँ 1 आने वाला है। और जब आरएचएल निकालेंगे तो 0 प्लस एच करेंगे तो भी बाबू 1 ही आने वाले। ऑब्जेक्टिव सवालों को ऐसे उखाड़ के फेंक दिया जाता है। आपको तो पता है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान 1 होना चाहिए, सबको पता है, जैसा कॉमन सेंस। चलिए हमारा सवाल एक और पूरा हो गया। बात करते करते 5 मिनट के अंदर 3 सवालों की डिस्कशन हो गई होगी। चलिए एक बहुत खूबसूरत इंटीग्रेशन आया है, भयानक इंटीग्रेशन आया, इसको मैं भयानक इंटीग्रेशन को कहता हूं। सुनो, कह रहा है यदि p ऑफ x, मैं तुमको इस क्वेश्चन के साथ एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा। 4 e की पावर 2x ये गिवन है। इफ तो कह रहा है इंटीग्रेशन p ऑफ x dx किसके बराबर होगा। तो कुछ बड़े विद्वान इस सवाल को p ऑफ x को यहां लिखेंगे। हम भी विद्वान हैं, हम भी लिखेंगे। फिर इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 4 इन की पावर 2x और e की पावर 2x। भाई थोड़े और जानकार होंगे तो ये लिखेंगे। हम तो कहते हैं थोड़े और जानकार होंगे तो इसे 4 की पावर 2 अर्थात 16 की पावर x इंटू e की पावर 2x लिखेंगे। थोड़ा टाइम लूंगा इस सवाल में, आपको मैं एनालिसिस दिखाता हूं कि तुम बेवकूफ होगे तो क्या करोगे, स्मार्ट होगे तो क्या करोगे, दोनों का फर्क समझाता हूं। क्योंकि आपके पास वहां स्मार्ट होने का वक्त है, टाइम 30 सेकंड का है, बेवकूफी करने का वक्त नहीं है। फंस गए। अब तुमने देखा कि यहाँ 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई रूल लगेगा यानी प्रोडक्ट रूल। अब मल्टीप्लाई रूल लगाने गए तो सबसे पहले ख्याल आई लेट का आता है। वो आई लेके लेट जाओ, आई लेट, साला फंस गए जा करके। यहाँ दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं तो देखो a की पावर x भी एक्सपोनेंशियल है, e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल है। जिनमें पावर x लगी उसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। अब फंस गए, एक्सपोनेंशियल अकेला है, अब किसको हम t कहें किसको हम e कहें, बहुत ही बवाल हो गया। पूरी तरह फंस गए, पूरी तरह फंस गए, पूरी तरह फंस गए और बुरी तरह फंस गए। क्योंकि a की पावर x का इंटीग्रेशन कुछ और होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन कुछ और होता है। कुछ लोग विद्वान लोग सलाह देने में लगे हैं कि इसको कांस्टेंट काहे नहीं मान लेते हो, लेट काहे नहीं कर लेते हो, अंदर वाले को मर जाओगे। ध्यान रखना ये एक प्रोसेस है, खूबसूरत इंटीग्रेशन का सवाल है। अगर आप बाई पार्ट लगाने की कोशिश करोगे तो एक जन्म आप इसमें फर्स्ट सेकंड लगाते रहना, आंसर पर कभी नहीं जाओगे, लिख के हमसे ले जाना। लेकिन इसी जगह हाँ लगा के चेक कर लेना। अगर आपको तमन्ना ना वरी हो तो फर्स्ट सेकंड लगाते रहना, इसका इंटीग्रेशन बढ़ाते रहना, 6 पेज में वही बार बार रिपीट होके आता रहेगा, कभी परिणाम की ओर नहीं जाओगे। तो मैंने आपको बताया था जब आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा दें और कोई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब जिसमें लिमिट ना लगी हो उसका सवाल लगाने जाएं तो आपकी भयानक पकड़ में है, पता है क्या, डिफरेंशिएशन। आप 4 आंसर पाते हो, आंसर पाइए, धनाधन डिफरेंशिएशन कराइए। एक पहले वाले आंसर का डिफरेंशिएशन कराते ही आपको एक सीन बनने लगेगा कि लगभग कौन सा आंसर सही हो सकता है। मर जाओगे इस सवाल का इंटीग्रेशन करते करते, इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे क्योंकि कंपटीशन देने बैठे हो, इनडेफिनिट पा गए हो, सफाया कर दो एक बार में। तो सुनो, हमने आंसर पाया पहला वाला। अब देखिए क्योंकि अब यहाँ अंदाजा ही लगाना है तो हम ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते हैं। तो ये है 2 log e बेस पर 2 और p ऑफ x की जगह बहुत प्यार से 16 की पावर x, हाँ p 16 की पावर x और e की पावर 2x लिख लीजिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने से, ये आंसर है हमारा, ये मेरा आंसर है, आंसर का डिफरेंशिएशन करने से अगर मैं फंक्शन तक पहुंच गया तो मतलब साफ है कि उस फंक्शन का यह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था। और यही तो मैंने बताया है, इंटीग्रेशन आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। आइए भाई तमन्ना पूरी करिए। 1/1 + 2 log 2
तो मेरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन फॉलो करेंगे, कहेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं मालिक, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन। जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो 16 की पावर x लिख देंगे और log e बेस पर 16, जी हाँ a की पावर x log e बेस पर है। तो हमने देखा 16 की पावर x हो गया, e की पावर 2x दोनों में कॉमन बैठा है तो 2 ले लिया और log e बेस पर 16 को 4 लाख 2 लिख दिया, 4 लाख 2 लिख दिया। हाँ 2 की पावर 16 था तो 2 की पावर 4 हो गया। अब बस छोटी सी चूक रह गई, वरना आंसर कब का मार दिया होता। आप ध्यान दे पा रहे होंगे, इसमें अगर 2 में कॉमन कर लूं तो यहां 1 हो जाता और ये 2 हो जाता, ये पक्का के पक्का कट गया होता। यानी आते आते रह गया, बस एक पॉइंट से चूक गया और वो काम अगले आंसर नंबर बी में पूरा कर दे। जो चूक रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 में पूरा कर दे। तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 2 मान दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 वॉच करिए, वही जो तुम्हारा 2 घट रहा है वो नीचे ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है, देख पा रहे हो। तो जब वो वहां बैठ गया तो अब पहले से तो आंसर डिसाइड हो गया, यानी इस फंक्शन में इंटीग्रेशन 4e की पावर 2x का इंटीग्रेशन डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी अर्थात p ऑफ x अपॉन 1 प्लस 2 log 2 तो बाहर प्लस c था। जी हाँ, तो कभी कभी बकलोलई करने से फायदा नहीं होता है। नहीं मैं कहता हूं अगर इसका इंटीग्रेशन करने का दम रखते हो तो भेज देना, किसी को सॉल्यूशन बनता हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। आइए इसको हटा देता हूं। मैं आज आपके कैलकुलस का टेस्ट दिला रहा हूं कि कैलकुलस आपको मैंने कैसे पढ़ाई है। मैंने कैलकुलस में आपको क्या पढ़ाया है। 1 2 3 4 सवालों तक पहुंच गया मैं। अगला सवाल, अगली सीन आपके सामने रखता हूं। लीजिए ताजा डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पेपर सेट में क्वेश्चन नंबर 67 है। क्या सवाल है, ताजा चल रहा है, बिल्कुल करंट सिनेरियो है। आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि जो चैप्टर चल रहा है कितना अहम होता है आपके लिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे आपके सामने रिप्रेजेंटेशन में लाता है। ये लिखिए, लीजिए आपका सवाल ताजा हाजिर है। तो आप तो आओ देखेंगे न ताओ, अभी बिल्कुल एक ही तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरिएबल सेपरेटर, y को y के साथ x को x के साथ। अभी हमने आपको दूसरे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, आज संडे है 11 अक्टूबर में नहीं बताया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं गर्व करता हूं अपने उन बच्चों पर जो हमारे साथ पिछले इस कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में अपने सिलेबस को खत्म करने के मुहाने पर खड़े हुए। उन्होंने अथक परिश्रम किया है हमारे साथ, सभी बधाई के पात्र हैं। आइए मैं अपने बच्चों के लिए समर्पित हूं और हाजिर हूं। तो अब तो दिखने में लगा होगा प्यारे, इट इज tan इनवर्स y dx का इंटीग्रेशन x प्लस। अब देखो है क्या कि आंसर का फॉर्म थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो एक ऑप्शन, अब ऑप्शन में दिखा देता हूं, लिखता नहीं हूं, आपको आंसर दिखने लगेगा। y इज इक्वल टू tan x प्लस c तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। एक y इज इक्वल टू tan x प्लस c है, तो अगर हम चाहें तो y इज इक्वल टू ये इनवर्स उधर भगा दें। देखिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको अपनी कंपटीशन में स्ट्रेटजी तय करनी होती है। इसी बात का तो कंपटीशन है ना वो। लीजिए इसको उधर भगा दो, ये x प्लस c हो गया। लीजिए मैच्ड इज द सेकंड ऑप्शन। चलिए एक और सवाल आपके लिए हाजिर करता हूं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बिल्कुल थापड़ तोड़ आया है यार, आया है e की पावर log x। मेरा हर बच्चा इस सवाल तक पहुंच सकता है। e की पावर log x प्लस साइन x। देखिए मैं इसकी शिकायत आपसे कभी नहीं करूंगा कि आप पिछले लगातार महीनों से जब पढ़ रहे हैं तो आपको एट ए प्रेजेंट कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मेरी बताई गई बात आपको समझ आ रही है, आपको वो याद आ रहा है जिसकी जरूरत है, तो डेफिनेटली मैं अपने काम में सफल रहा हूं।
बाकी तो मैंने तुमसे कहा है कि बेटा एनडीए का ड्रीम जब लेना तो सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना। सचानंद सर के पास सिर्फ 4 महीने तुम्हारी मैथ्स तैयार करना दूंगा, उसके लिए आपको मेरे पास तक आना हो। आपको तो करोड़ों बार बता चुका, e की पावर log e बेस पर x लिखा हो तो इसकी मैथ पहले हल कर लीजिए, x के बराबर हो जाता है। अंदर इसको गुणा करेंगे तो x cos x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा sin x इंटू cos x। आप तो पढ़े लिखे मास्टर हैं, 2 × 2 डिवाइड झूक देंगे। शुरू करिए मारना, इसको करना शुरू कर। तो आपकी इंटीग्रेशन ग्रिप में है दोस्त, इतना लेवल का इंटीग्रेशन पढ़ाया है आपको। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं तो क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस 1/2 एज ए कांस्टेंट। ये sin 2x बन जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x अपान 2 हो जाएगा, माइनस का cos 2x अपान sin 2x बनेगा ये, माइनस का cos 2x अपान। अभी ये फंसा बचा है तो इसका भी निदान कर देते हैं। x sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x तो हो जाएगा प्लस का cos x या माइनस का 1/4 cos 2x प्लस c। जरूर एक आंसर मैच होगा, मैं आंसर मैच कराने की ओर आता हूं, निश्चित तौर से आंसर मैच होगा। जहां तक मैं पहुंचा हूं मेरे पास x sin x जरूर आया है, मेरे पास cos x भी आया है। ओहो पंगा फंसाया है। अच्छा मतलब क्योंकि कंपटीशन है तो ये है, तुमसे कहता है बेटा खाल उधेड़ लेंगे तुम्हारी अगर क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो तो। मैं बार बार अलर्ट करता रहता हूँ, लेकिन लोफर के लोफर हो साला, तुम कर क्या सकते हो। हाँ खाल उधेड़ लेंगे अगर तुमने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो। देखे आंसर आते आते रह गया, तुमने करते करते छोड़ दिया। बोले सरवा कि ये तो थे सर, मैच नहीं कर रहा था। बर्बाद हो जाओगे। अगर बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो आंसर के मुहाने पर खड़ा हूं दोस्त, लिखूंगा ही। और तो मैंने करोड़ों बार बताया cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है, जानते हो क्या है? साइन के टर्म्स में सब आंसर हमारे दिखाई दे रहे हैं। cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस x sin x मैच है प्लस cos x भी मैच है, माइनस का 1/4 जो है वो एज ए कांस्टेंट है तो उसको c के साथ भेज दो, ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 काट के 1/2 हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब अगर आपके ऑप्शन में कहीं c के साथ अगर 1 - 4 नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटवा, इहो कांस्टेंट ही तो है। डिफरेंशिएशन करबे तो इहो के डिफरेंशिएशन में 0 ही आए। ल आंसर मैच बेटवा, सी वाला इज द परफेक्ट आंसर। क्या कहते हो? ऐसे लगानी है मैथ तो जुड़े रहिए सचान सर के साथ, बने रहिए सचान सर के साथ। अभी तो ये एनडीए है, आपको आईआईटी की मैथ लगा के दिखाऊंगा और आपको 10 क्वेश्चन पेपर में इजिली सॉल्व करने की सही टेक्निक बताऊंगा। और दुनिया के सामने मैं डंके के चोट पर ऐलान करता हूं कि 10 क्वेश्चन जो आईआईटी मेंस की परीक्षा में कर लेता है, 10 प्रश्न, उसका मैथ में परसेंटाइल 97 था, है और आने वाले समय में रहेगा। 97 परसेंटाइल इन ओनली 10 क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने है। मैं फ्रॉड और झूठ तो कभी करता नहीं हूं। आगे बढ़िए, एक और सवाल, एग्जाम्पल 60, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? अब बकलोल हो तो अलग बात है, नहीं तो खेल हुई गए बेटवा। cos इनवर्स x - 2 कह रहा है, इसका डोमेन क्या है? अबे उल्लुओ, तुमको तो 1 करोड़ बार बताया है कि cos इनवर्स में सबसे छोटा मान -1, सबसे बड़ा मान +1। cos की वैल्यू इसके बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि cos इनवर्स -1 बाबू 180 होता है और +1 आपको पता है 0 होता है, और cos की वैल्यू इसी के बीच में लिंक करती है, -1 से +1 के बीच में। तो सुन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही के बारे में तो बात कर रहा है। तो अगर x की वैल्यू में 1 करता, देखिए अपने मन से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लो यार, इसमें इतना गणित की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता तो 2 में 1 घट जाता 1, यानी cos इनवर्स 1 बन जाता।
और x की वैल्यू एक में 3 ले लेता तो 3 - 2 यानी cos इनवर्स +1 बन जाता। देख भाई, 1 लिखता तो ये -1 बन जाता, 3 लिखता तो ये +1 बनता। मुझे 2 ही चीज तो बनानी, तीसरी मैंने ना सुनी है, ना देखी है, ना जानी है, ना जानता हूं, तो आंसर भी तो आएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है स्ट्रेटजी आपके पास। और फिर मैं कहता हूं, इंतजार करके, समय दे करके एक बार प्रैक्टिस करना। देखो, कंपटीशन दोस्त प्रैक्टिस का होता है, अभ्यास का होता है, चूतिया बनने और बनाने का नहीं होता है कि आए लड्डू बांट के चले गए। हाँ, मैं देखता हूँ इलाहाबाद जैसी जगह में बहुत सुपर घटिया डिफेंस की कोचिंग है, मैं बार बार खुलेआम विरोध करता हूँ। टीचर्स को बाउंड कर देते हैं साले बेवकूफ कि तुमको 15 लेक्चर में कैलकुलस पढ़ानी है। वो टीचर पढ़ाने आएगा बेचारा कि अपनी इज्जत बचाने आएगा? मुझे समझ नहीं आता है। आजा बेटा, मजा आ गया। एक सवाल, चलिए बिल्कुल ताजा टॉपिक, अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होने वाला है तो मैं एरिया बाउंडेड रीजन की तरफ आऊंगा बस 2-3 दिन के अंदर ही। तो थोड़ा सा आज फ्लेवर क्यों ना दे दूं आपको, क्यों ना बता दूं आपको कि एरिया बाउंडेड रीजन क्या होता है। एक सवाल से बता देता हूं। कह रहा है एक वक्र है, हालांकि इसकी जब लेक्चर होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। y² = 2x और एक वक्र है y = x। जो बच्चे क्लास 11 पढ़े होंगे भली प्रकार जानते होंगे ये कौन है। देखते ही बता देंगे कि यह एक पैराबोला है, और पैराबोला को बना भी लेंगे, किधर का है ये भी जानते हैं। और जो बच्चे 11 पढ़ के आए देखते ही बता देंगे कि यह गुरुजी मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा है जो ऐसे गुजरेगी। लीजिए, अब कुछ करना नहीं था, y की जगह पर x को रखना था तो मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता। y की जगह पर अगर मैं x रख देता तो x² = 2x होता, x काट डालता तो x की वैल्यू 2 आ जाती। x की वैल्यू 2 आ जाती तो y की वैल्यू भी 2 आ जाती। मुझे चाहिए था इन दोनों वक्रों के बीच में फंसा हुआ एरिया। कह रहा है वक्र इतने, सरल रेखा इतने से परिबद्ध क्षेत्रफल। इसके 1000 गुना ज्यादा स्तर के सवाल आपकी बोर्ड की किताब में होंगे, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझे इस एरिया की जरूरत है जिसको मैंने सेट किया है। जब आप हमारे साथ एरिया बाउंडेड रीजन पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा एरिया निकालने का दुनिया का एकमात्र शुद्ध कानून है। उस कानून का नाम है लिमिट लगा करके एरिया निकालना। तो ये लिमिट 0 से कहां तक गई है? 2 से गई है। 0 से 2 गई है। और इस पैरवलय के एरिया से अगर ये लाइन का एरिया हटा दूं तो ये मुझे मिल जाएगा। तो परवलय के इक्वेशन से परवलय का एरिया अर्थात √2x माइनस 0 to 2 की लिमिट में इस लाइन का इक्वेशन y = x है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए हालांकि जो बच्चे पढ़े होंगे वो खट से लगा देंगे, हमारे जो दूसरे व्यूअर्स होंगे, हमारे भी 12 के बच्चों ने अभी से पढ़ा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा कम कॉन्फिडेंस के साथ इसे बता रहा हूँ। लेकिन अगर जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन अपने से कर लेंगे, दावा करता हूँ। लो, अब जिन जिन बच्चों को इंटीग्रेशन पता है बस सिर्फ आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए एक लाइन में, और जो सॉल्यूशन के बाद आ जाए वही आंसर मैच होगा। आंसर मैच करने के लिए आपको छोड़ देता हूं। बोलो मैच कराओगे? देखो आंसर ऑप्शन देख लो, यही रोक देना, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताना। आंसर देखो, 1/2, 1, 2/3 और 2 दिख रहे हैं सारे आंसर। ये वीडियो यही पॉज कर देना, इसको सॉल्व करना और कमेंट में मुझे आंसर बताना। फिलहाल जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगी। पूरे कैलकुलस का इससे ज्यादा बढ़िया कोई टॉपिक नहीं बनाए, और फिर जब हम पढ़ाएंगे इसको तो मजा ही आएगी। आगे बढ़ो। ये देखिए आज कैलकुलस का मिशन है, मैं आपके लिए कैलकुलस लेकर आया हूं। खूबसूरत कैलकुलस चल रही है। डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। बिल्कुल ताजे ताजे सवालों का सीन शुरू कर रहा हूं दोस्त। अब आप क्या चाहते हैं ऐसे में? क्या सवाल है? एक देखो, एक झंडू बाम सवाल बीच में छूटा जा रहा था, अभी बता रहा हूं। पता चलो बात डाल दिया तो इसी को लिखता हूं पहले। करा यदि x की पावर m y की पावर n, मेरे बच्चों ने इतना बढ़िया डिफरेंशिएशन लगाया है, इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो कह रहे हैं dy/dx किसके बराबर होगा? तो आपको तो डिफरेंशिएशन करना पता है। आप कहेंगे गुरुजी हम लॉग लेंगे, हम कहेंगे तुम टोपा हो।
काहे लाग लोगे जब तुमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में ले लो, लाग अगर तसल्ली ना हो रही ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जो काम सीधे हो रहा है एम एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर एम, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एन वाई की पावर एन माइनस वन और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन और x की पावर m का डिफरेंशिएशन mx की पावर m माइनस वन। भैया हमारे x y को रही बाई न किया तो जीरो हो गया। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालने जा रहा हूँ। अरे मुझे निकालना भी तो बेईमानी लग रहा है, हम काहे बता रहे हैं तुम्हें, हम पागल हो गए हैं। हमें बताना नहीं ये चाहिए सवाल, क्योंकि ये सवाल तो आपकी किताब का डिक्टो सवाल है। x की पावर m n y की पावर n माइनस वन। अब आप समझ गए होंगे। इसको उखाड़ के नीचे ले आऊंगा तो x की एक घात बचेगी, इसको चढ़ा के ऊपर ले जाऊंगा तो y की एक घात बचेगी, यानी फाइनली m बाई n ऊपर y नीचे x है। क्या कोई ऑप्शन? m बाई n y बाई x, B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहते हो, क्या करवाऊं मैं तुम्हारे लिए? अब देखो कह रहा है एक ऐसे फंक्शन का सवाल है, मैं उसको कैलकुलस से भी रिलेट कर सकता हूं, उसे फंक्शन से भी रिलेट कर सकता हूं। वो कह रहा है यदि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे थोड़ी सी फीलिंग लाने के लिए मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो अब ये साहेब हमसे कह रहे हैं कि ये भैया हमें ये निकाल के दो। अब तुम टोपा तो नहीं हो इतने कि तुम ये निकालने जाओगे। मालिक एफ ऑफ एक्स बराबर जब फलाने हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू समझते हो, क्लास 11th में भी हमने बताया है, पढ़ाया है। एक्स को रिप्लेस करना है, इस एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस टू से, तो इस जगह पर एक्स प्लस टू रख दीजिए, एक्स प्लस टू, और इस एक्स को भी एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दीजिए, एक्स प्लस टू से, तो यह माइनस बन प्लस। अब जब एफ ऑफ एक्स बराबर फलाने हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू क्या होगा, तो इस एक्स की जगह पर एक्स माइनस टू और फिर टू और फिर इस एक्स की जगह एक्स माइनस टू, तो माइनस एक्स प्लस टू। जी हाँ, हमारा ये सीन खत्म हो गया है, उसमें कुछ कटा नहीं है। उसने कहा एक्स बराबर जीरो पर क्या मान होगा, जहिया एक्स बराबर वैल्यू मिल जाए, जीरो रखत जात जाए ना बेटवा, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखत जात जाए, खत्म हो जाए, x माइनस जीरो माइनस टू माइनस का टू हो जाएगा, x को जीरो कर देंगे, दो दो चार हो जाएगा, चार दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ए इज द परफेक्ट आंसर। अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपका विचार क्या है, विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तो फिलहाल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस है, पहले कैलकुलस का पोर्शन कर रहा हूं, तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, रेट मेजर, इस सब कुछ मिलेगा, हर जगह से सवाल मिलेगा, मेरा वादा है। बस बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो छोड़ के कदापि मत जाइएगा। अगर आप एनडीए ड्रीमर हैं तो, और बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो कम से कम आपकी आंखें खुल जाएगी कि सचांद सर ने हमारे साथ धोखा नहीं किया है, अगर आपने हमें धोखा नहीं दिया है तो। देखिए दो बातें हैं, कम से कम आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हमने आपको धोखा नहीं दिया है, यदि आपने हमें धोखा नहीं दिया। शब्दों को सुनिएगा, अब लीजिए, आपको तो पता ही होगा क्या करना है, पता है, याद है, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, हमें लगता है हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक्स की पावर n प्लस वन पूरे को एक बार टी लेते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। किसी को कुछ भी याद ना है तो कुछ भी शुरू करिए, अगर गलती होगा तो बाद में रिवीजन लेकर आऊंगा। हम कौन पीएचडी करने जा रहे हैं, हमारी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी। गलती हो जाएगी तो इसे सुधारने का भी दम रखते हैं, उतनी देर में जितनी देर में मैथ का मास्टर मैथ का सवाल लगाता रहेगा। चलिए, dx को रिप्लेस करेंगे dt अपान n x की पावर n माइनस वन। जी हाँ, एक x यहाँ बैठा है, इसको छूना नहीं, और ये बाबू t हो गया है। अब ये दोनों मिलकर के x की पावर n हो जाएगा, 1/n को मैं बाहर उखाड़ ले जाऊंगा, इंटीग्रेशन सजाऊंगा, dt लाऊंगा, x की पावर n बनाऊंगा, x की पावर n को t माइनस वन बनाऊंगा,
और यहाँ टी लिखाऊंगा। आपको पता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में ये क्वेश्चन हमसे बच्चों ने पूछा है, प्रमाण के तौर पर वीडियो अवेलेबल होगा, जाकर के इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करिएगा। आपको तो पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है, आंसर आप मैच कराइएगा, मैच करा के हमें आंसर बताइएगा कौन सा आंसर आया था आपका। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बाद 100% मैच आंसर होगा, वो मैच करके आंसर दिखा देता हूँ। आंसर लिखूंगा नहीं, दिखाऊंगा। जो मैच कर जाए इस जगह वीडियो रोक लेना, वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को मैच कराना, मैच कराने के बाद आंसर निकाल करके हमको बताना कि तुम्हारा सही आया थे कि नहीं। कमेंट जरूर करना, वीडियो देखने वाले बच्चों से कह रहा हूँ। मैं लगातार स्टे कर रहा हूँ स्क्रीन, अगर इनमें से कोई आंसर आपका मैच करता है इस स्टेप के बाद तो आंसर मैच करके जरूर दिखाना। चलिए आगे का सवाल देखिए, मैक्सिमा मिनिमा पर आ गए। कह रहा है x-1 जो मॉडुलस में है इसका मिनिमा बताओ, इसका मिनिमा बताओ। मैं क्या करूं, मैंने तो पढ़ा ही यही है। जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, चाहो तो इसे ग्राफ से बनाओ। चलो आप तुमको नया एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। ग्राफ है, मॉडुलस लगा है तो दो तरह का फंक्शन होगा, वन इज x-1, अनदर इज द -x+1। हम आपसे कहेंगे कहाँ बनेगी दोनों लाइंस। हाँ, क्योंकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा में इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। x में प्लस का 1, y में माइनस का 1, पहली लाइन ऐसी बनेगी। दोनों में प्लस प्लस का 1, दूसरी लाइन ऐसी बनेगी। जहां ये दोनों कॉर्नर पॉइंट बनाते हैं वहीं इस फंक्शन का मिनिमा मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 0 होगी। इस जगह पर x की वैल्यू 1 होगी। y का मिनिमा चाहिए तो x की वैल्यू डिसाइड हो गई है कि जब 1 होगा x का मान तब एक फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो ले लीजिए y का मिनिमा, x की जगह 1 इंप्लीमेंट करते y की वैल्यू 0 आएगी, तो इस फंक्शन का मिनिमा वैल्यू 0 होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब आप कैलकुलस से भी करके देख लेना, वही आएगा। चलिए देख पा रहे हैं, करीब 15 सवालों के आसपास का मिशन पूरा हो गया है। मैंने कहा था 25 क्वेश्चन कैलकुलस में थे। अब लंबा जंप है, इधर बीच में वेक्टर के क्वेश्चंस आ गए, प्रोबेबिलिटी आ गई है, खूब सारी। वेक्टर शुरू हो गया, प्रोबेबिलिटी शुरू हो गई है, फिर से शुरू होता है कैलकुलस का जाम। चलिए आइए, रेट मेजर। मैंने कहा था जितना कैलकुलस में पढ़ाया है कोई ऐसा टॉपिक नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। एक वृत्त की त्रिज्या, ओहो हो झंडू बाम। नंबर तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है। एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बढ़ रही है, तो इट इज dr/dt। हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड मात्रक से पता चल गया dr/dt है बेटवा। कह रहा है इसकी परिधि बढ़ने की दर क्या है। अरे उल्लू, परिधि को p कहते हो और वृत्त की परिधि 2πr होती है। परिधि के बढ़ने की दर पूछा है, मतलब एक झंडू बाम सवाल। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने आपको रेट मेजर मैंने किस लेवल तक का पढ़ाया है, उसमें का 1/1000वां अंश नहीं आया है। 2π एज ए कांस्टेंट, r का डिफरेंशिएशन dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू बाबू बता रखी है, सजा रखी है पहले से। है क्या कोई ऑप्शन? पाई का मान रखना है भैया, 22/7, 0.7। उखाड़ के देखो 70 लगाओ, भाग करके देखो 10 बनाओ। 44 को 10 से भाग दो, 4.4 पाओ। आंसर आ रहा होगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इमेजिन करते हैं क्या कि मतलब आप पल भर में उखाड़ के फेंक दीजिए कैलकुलस के इन सवालों को, और फिर मैं कहता हूं 70 सवाल तो आप पेपर में ऐसे फूल की तरह एंगेज कर देंगे। क्वेश्चन 103 मैं बार बार दावा करता हूं, बार बार प्रमाणित कर सकता हूं। आप 20 पेपर मुझे भेज दीजिएगा, मैं सब में यही बात प्रमाणित कर दूंगा कि एनडीए की रिटन की परीक्षा निकालने के लिए 70,000 की कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की 4 पावर -1 अपॉन x -1 is equal to limit x tending to k, x cube minus k cube upon x square minus k square। सवाल उठा है k का मान क्या है, k का क्या सवाल है। जिसने लिमिट लगाई थी मेरे साथ वो राजा बाबू है।
अब नहीं लगाई थी तो तूफानी करूंगा इसे। देखिए इसके भी 4 पावर हैं। अब इसका फैक्टर मुझे आता है, आपको आता है या नहीं आता है, ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इसका फैक्टर आता है। एक फैक्टर तो x-1 होगा और 4 घात है तो 3 घात से शुरुआत होगी। अब x की घात बढ़ती जाएगी और इसकी घात घटती, x की घटती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। बस यही इसका मिशन है। x की घात 3 से घट के 2 हो गई और 1 पैदा हो गया। अब 2 से घट के 1 हो गई और 1 की 2 घात, अब 1 की कुछ भी घात लगाओगे उतना ही होगा। अब आगे वाले में x की घात खत्म हो गई और 1 की घात 4 पैदा हो गई, खत्म। 1 घात 2 घात 3 घात अपान x-1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k, x टेंडिंग टू k। अब इसका भी फैक्टर करूंगा तो एक ब्रैकेट में x माइनस k, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x k प्लस k स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा x माइनस के x प्लस के। x माइनस के को उड़ा दीजिए, x-1 को उड़ा दिए, x की जगह पर 1 इंप्लीमेंट कर दिए तो 1 1 1 1 ये 4 हो गया। लिमिट का मतलब ये दुनिया का सिंपलेस्ट सवाल आपके सामने आया है, सिंप्लीफाई देन अप्लाई। x की जगह पर k अप्लाई कर दीजिए, इट इज k स्क्वायर। अगेन x की जगह k रखने से k स्क्वायर, अगेन k की जगह k रखने से k स्क्वायर और x की जगह k रखने से 2k। ये कैलकुलेट होकर के 3k स्क्वायर हो गया अपान 2k है। k से k को काट डालें, आंसर चेक करवा डालें। k की वैल्यू आ गई होगी 8/3, k की वैल्यू आ गई होगी 8/3। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8/3। अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल छोड़ रहा हूं, उसमें डिग्री ऑर्डर निकालने के लिए पूछा गया। बस पहली एक्सरसाइज जैसे ही लगाऊंगा वैसे डिग्री ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। चलिए एक और लिमिट का सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x log 1 माइनस x अपान x स्क्वायर तेरा किसके बराबर है? क्या सवाल है? ऐसे क्यों नहीं करते हो? ये तो 1 हो जाएगा, हर हाल में 1 हो जाएगा। लिमिट कहती है ये 1 हो जाएगा, पक्का ये 1 हो जाएगा। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपान x 1 होता है। आगे वाले पार्ट के लिए शुरू करता हूँ। मैंने तो अपने बच्चों को जब क्लास 11 में लिमिट पढ़ाई थी तो एक ही बात बताई थी, सिंप्लीफाई देन अप्लाई। औकात है सिंप्लीफाई करो नहीं तो बाहर जाओ। log 1 माइनस x का फॉर्मूला है x माइनस, तो अब की बात क्योंकि हम माइनस है, log 1 प्लस x के लिए फॉर्मूला मिलता है x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x 4/4 इनफाइनाइट तक जाता है log 1 माइनस प्लस x के लिए। अब x की जगह माइनस है तो सारे माइनस होते ही चले जाएंगे, माइनस ये भी हो जाएगा x क्यूब बाई 3 शो ऑन अपान x। आपके इंतजार में x कॉमन लेकर के काटना शुरू कर दीजिए, यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ सब जगह x कहीं ना कहीं आया, देखो 2 घात में 1 घात बच गई, 3 घात में 2 घात बच गई, x को डायरेक्ट 0 खोलोगे तो आंसर तुम्हारे पास यहाँ -1 बच जाए, क्योंकि x को x से काटने के बाद -1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द फर्स्ट आंसर। अब आपने 11th की लिमिट लगाई है तो एंजॉय करिए ना, किसी ने रोका नहीं है। चलिए एक और मैक्सिमा मिनिमा आपके हवाले। 11th की लिमिट लगाई है तो राजा हैं आप, राजा। एक मैक्सिमा मिनिमा बोला sin x इंटू cos x का महत्तम मान चाहिए, sin x इंटू cos x का महत्तम मान चाहिए। तो हम क्या सिखाते आए हैं, जिस भी फलन का महत्तम मान चाहिए आपकी ड्यूटी हो उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। जी हाँ, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा था मैक्सिमम मिनिमा निकालने का प्रोसेस होता है, जिस भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा चाहिए पहले उसका एक स्टेप डिफरेंशिएशन कराइए, तुरंत 0 के बराबर कराइए, इसको इधर भगाइए उसको उधर भगाइए, बताइए cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan sin स्क्वायर x, इस प्रकार tan x इज इक्वल टू 1।
तूफानी कर दिया मैंने, इसको इधर उसको उधर, दोनों तरफ का ले लिया वर्गमूल। sin x बराबर cos x मतलब tan x बराबर 1, तो x बराबर π/4, x बराबर π/4। अब उसने मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा निकल के आएगा, मिनिमा पूछा है तो मिनिमा निकल के आएगा। हम काहे को वेरिफिकेशन में जाए, जाओ x की जगह 1/√π/4 रख देना। इट इज 1/√2, आल्सो 1/√2 इंटू ये 1/2, इसका आंसर होगा 1/2। मैक्सिमा मिनिमा में मैंने तुमको पहाड़ सिखाया है, इस साल राई आया है। अब बाकी तुम बकलोल हो तो दूसरी बात है कि अब वो इतना प्रूव करने के बाद तुम्हारी बुद्धि ना खुले। हाँ, अगर तुम्हारी इतनी प्रूविंग के बाद बुद्धि ना खुल जाए तो तुम बकलोल हो, तुम्हारे जैसा धरती पर बेवकूफ कोई नहीं है। फिर भी जाकर के पैसा दो, जाकर के बेवकूफों को, गधों को। तुम्हारे जैसे गधों की वजह से, मूर्खों की वजह से 100 लोग भूखे नहीं मरते हैं। हाँ, वो मर्सिडीज से चलेगा, तुम्हारे पैसे छीन करके 50,000 बनता है क्या ऐसे झंडू बाम काम के लिए 50,000, और तुमको चूतिया बनाया जाएगा 1 नंबर का, और तब भी तुम जाओगे, मैं जानता हूं। मुझे इसका दर्द नहीं होगा कि तुम जाओगे, मुझे इस बात का दर्द होगा कि तुम सेलेक्ट नहीं होगे। लो, जिसने क्लास 11th का लिमिट लगाया हो, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा यार, ये हॉस्पिटल रूल से आ जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x की जगह पर 0 खोलने से ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। और जब लिमिट, अरे कंपटीशन में तो फाड़ मचा देते हैं, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। आप ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करिए और लिमिट अप्लाई करिए। a की पावर x का डिफरेंशिएशन मैं बता चुका हूं, a की पावर x log e बेस पर a, log e बेस पर a यानी 3, फिर प्लस a की पावर -x है तो -x को t मान लेंगे, तो 3 की पावर -x log e बेस पर 3 और -x का डिफरेंशिएशन में -1 और आ जाएगा। 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर -0 भी वही 0 नेगेटिव होता ही नहीं है, यानी वो भी 1 हो जाएगा। यानी फाइनली ये बराबर वैल्यू हो जाएंगे दोनों, कट करके 0 आ जाएगा, कट करके 0 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी कैलकुलस दोस्त खत्म नहीं हुई है, अभी कैलकुलस में तो मसाला बाकी है। हमें लगता है कि मैं 20 सवालों के आसपास पहुंच चुका हूं, टाइम करीब 1 घंटे के आसपास पहुंच रहा होगा। एक बार देख लूं क्या? अरे वाह, 47 मिनट है अभी, तो मैं भी तो एनडीए की परीक्षा में पास हो गया, तुमको पढ़ा के पास हो गया, कसम से बता रहा हूं, पढ़ा के पास हो गया। पढ़ के नहीं पास हुआ, पढ़ना तो तुमको है। अब हम थोड़ी ना जाएंगे, 40 साल के हो गए, हम थोड़ी नहीं एनडीए की परीक्षा देंगे। जब मेरा वक्त था मैंने खो दिया, तुम्हारा है तुम ले लेना। मैंने cot इनवर्स x के संबंध में यानी के सापेक्ष tan इनवर्स x का अवकलन हो, करेक्ट, cot इनवर्स x के सापेक्ष tan इनवर्स x का अवकलन, तो जिसका हमने बताया था डिफरेंशिएशन चाहिए होता, आखिरी एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की, उसको u कहते थे, और जिसके सापेक्ष चाहिए था उसको v कहते थे। तो जब हम du/dx करेंगे, जो कि कितना आ जाता था, और cot इनवर्स x का dv/dx करेंगे, तो फलनवा का फलनवा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आएगी ना बेटवा। ले, अबे झंडू बाम सवाल, साला बेइज्जती हो रही है मेरी, कसम से बता रहा हूँ। जिस स्तर का मैंने तुम्हें पढ़ाया है उससे 100 गुना नीचे लेवल के साथ सवाल में आया है। कैलकुलस तुम्हारी प्रमाणित कर रहा हूँ, आगे बड़ी बात नहीं करूंगा, अगला सवाल लगाता हूँ। चलिए, ताजा डिफरेंशियल इक्वेशन का सीन बन गया है। एक बार फिर से आइए, बहुत आता है भाई साहब, 5-5 सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन के। अभी इसमें जबकि लीनियर और होमोजेनियस पूछा ही नहीं गया, मतलब उसका क्राइटेरिया ही नहीं है। लीजिए एक ताजा डिफरेंशियल इक्वेशन और पूछा है, log dy/dx इज इक्वल टू x। अबे उल्लू, हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x, इसकी घात चली जाती है, ये है मेरा dy/dx। ये करे ऐसे का है नहीं भेजता भैया, dy का इंटीग्रेशन y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। मैच हो गया होगा प्यारे, फर्स्ट ही मैच है। ऐसे झंडू बाम डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहे, बेइज्जती हो रही है जो तुमने 100 सवाल मेरे साथ 2 दिन के अंदर लगाए हैं। कसम है तुम्हारी और हमारी दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन की ऐसी की तैसी।
5वां सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का लगा रहा हूं। चलिए अभी तसल्ली ना हुई हो, एक और लगा ली। थोड़ा अच्छा है, थोड़ी सी सेटिंग है, अच्छा है, लेकिन तो तुम्हारी पहुंच और पकड़ में है। तुम भी अगर परीक्षा दे रहे होते तो मेरी तरह इसे तुम भी बहुत अच्छे से लगा सकते थे। ये आया है, कह रहे इस अवकल समीकरण का सलूशन चाहिए। अरे उल्लू लाल, क्या dx से भाग क्यों नहीं दे देते हो सबको? तो ये 1 बन जाएगा, ये dy बाई dx बन जाएगा, ये dy बाई dx बन जाएगा। पढ़े लिखे आदमी हो, 1 बन जाएगा, सर्वा जीरो रहेगा। तो dy बाई dx वाली एक जगह इकट्ठा कर लो, यहां बच गया y और यहां बच गया माइनस का x। ये x बचा है, उधर भेज दो, ये माइनस का y बचा है, उधर भेज दो। y माइनस वाला उधर जाता तो प्लस का y हो जाता, और x प्लस वाला उधर जाता तो माइनस का x होता। सर्वन के काट डाले, dy बाई dx इज इक्वल टू, हाय हाय गलत हो ही गया का सर्वा? नहीं बेटवा गलत ना करब यार, इससे ये कट तक है। तो इसका सलूशन आ गया y बराबर x, इसका सलूशन आ गया y बराबर x प्लस c। तो जरा आइए मेरे साथ, y बराबर x प्लस हमारा सलूशन है ये। अब देखो हुआ क्या है कि मेरा सलूशन बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर वह एक को मैच नहीं है। अब क्या करूं? आंसर लिखूं? देखो कंपटीशन है दोस्त, हर सवाल हलवा नहीं है। इतना दिमाग तुम्हारा टेस्ट किया जा रहा है, तो टेस्टिंग में शामिल क्यों नहीं होते हो? मैं तो उस दिन से पेपर ले आकर रखा हूँ, आज हाथ में उठाया हूँ, लगाने लगा हूँ। संडे था, हम सोचे घर में बैठे बैठे दिन भर थक गए थे, सवेरे सर को ड्राइविंग सिखाई, उस भी टाइम बीत गया, 12 बजे आ गए, तब से बैठे बैठे थे, थक गए थे। हमने सोचा चलो पेपर सॉल्व कर। आओ आओ आओ, आंसर पकड़ाओ। ये मेरा सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन आंसर में कहीं मैच नहीं है। लेकिन तुम बेवकूफ थोड़ी ना हो। अब आप आंसरों में y बराबर x बराबर करके देखो। इसमें पहला आंसर ये लिखा है एक्स वाई प्लस सी। सी तो बाय डिफॉल्ट है प्लस सी, तो x की जगह पर y इंप्लीमेंट करो। एक्स वाई बराबर बराबर करो तो बाई साइड क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एक्स वाई को बराबर करते तो एक्स स्क्वायर। ये दायां बायां बराबर नहीं हुआ, मतलब पहला आंसर डिस्कार्ड हो गया। दूसरे आंसर की ओर आते, एक्स स्क्वायर बस यही हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस सी। अबे उल्लू तो नहीं हो यार तुम लोग, एक्स वाई की जगह एक्स रखते काहे नहीं बे? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। सी तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही, आंसर वेरीफाई हो गया क्या? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भी हो गया। मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं कौन से तरीके से पढ़ाऊं यार? हाँ सुनो, सुनना, लिखा है 3। देखना कितना बढ़िया सवाल ले आया है। बकलोलों के लिए सवाल नहीं है, जिनके पास जानकारी है उनके लिए सवाल है। तुमको पता है कास थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है। कास थीटा ही तो है, सर्वा ए है, बी है, सी है, मैं क्या जानू ए? हमारी नजर में ये कास थीटा है, और कास थीटा दुनिया में सबसे छोटा मान -1 देता है। तो 3 बाहर बैठा है, ये -1 देबे करेगा तो सबसे छोटा मान का बन जाएगी? -3 न बने आंसर पहले यू कैलकुलस सही आए। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े थे, रह गया था, तमन्ना पूरी हो गई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा था लॉग एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक कथन वाला सवाल है, tan एक्स। एक कथन ये था, एक कथन ये था। एक कथन में था 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान है, 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान है, और ये -π/2 से +π/2 में वर्धमान है। ए भैया एक कलर डिफ्रेंसिएशन करता है तो 1/x आ जाता है। तो 0 से इनफाइनाइट x की कोई भी वैल्यू रखते ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता कि नहीं आता? तो ये वर्धमान है, मतलब कथन एक शब्द है। चलो tan x का डिफ्रेंसिएशन बेटवा sec² x आ जाता है। इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया है, तो यही तो प्रोसेस बताया है, कोई नई चीज बता दिए। फंक्शन वहाँ डिफ्रेंशिएट कर दे, x के वैल्यू रख के चेक कर ले, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। ला देख भैया, -π/2 से π/2 यही होता है, और ये हो गया है सेक, तो
फर्स्ट वाले सेगमेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस के साथ, और फिर स्क्वायर फंक्शन है, सर्वर निगेटिव कभी हो ही नहीं करेगा, चाहे जय लाओ, चाहे हियाँ से यहाँ आए जाए, चाहे हियाँ से यहाँ आए जाए, निगेटिव हो ही ना करेगी। हाँ, तो मतलब यह वर्धमान है, तो हो गया केवल वो 1 और 2 दोनों। कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा कथन सत्य है? 1 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़े, चलो यह डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। बचा कि कुछ खत्म नहीं है, अबे एक बच गया। 25 क्वेश्चन लगा डाले मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ 50 मिनट के अंदर। मान लीजिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई LB, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं तब। अब इमेजिन करो कि आप पढ़े हुए विद्यार्थी हो, प्रैक्टिस किए हुए विद्यार्थी हो, तो क्या आप 2.5 घंटे के अंदर 70 सवाल से ज्यादा नहीं लगा लेंगे? बकलोल ना हो बस। मान लीजिए एक आयत की लंबाई L, चौड़ाई B है, इस प्रकार है कि L + B = K है। आयत का क्षेत्रफल क्या है? वो भी मैक्सिमा। ले भैया ए मालिक, तो लोग बेइज्जती न करवाओ यार हमारी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको तो पता है जब फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लाया जाता है। सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए कहानी होती है, इसमें k कांस्टेंट है। k से कहानी, k से कांस्टेंट। मैं b की जगह पर k - l, ये मेरा फंक्शन बन गया kl - l²। और जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा लेना होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। k एज ए कांस्टेंट है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन l के रिस्पेक्ट में करेंगे, -2l। 0 के बराबर करेंगे तो l की वैल्यू k/2 आ जाएगी। l की वैल्यू अगर k/2 आ जाएगी तो b की वैल्यू गारंटेड ही k/2 आएगी। फंक्शन का मैक्सिमम एरिया चाहिए था तो एरिया की वैल्यू लेंथ इनटू ब्रेड्थ थी, दोनों k/2 आए हैं। आंसर k/4 से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं किस लेवल का मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़ा चुका हूं और इसमें कैसे सवाल आए हैं। यह था कैलकुलस का आज का सेशन। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जोर से बोले जय हिंद। इस देश की रक्षा के लिए आन बान शान सब प्राण सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन इस देश की स्मृति मिटने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश की मिट्टी से ज़्यादा कर्ज हमारे जीवन में दूसरा नहीं है। राजनीति होती है, होने दो। लोग फर्जी का राष्ट्रवाद और दिखावा करते हैं, उन्हें करने दो। आपकी मिट्टी में आपके प्रेम की महक हमेशा विद्यमान थी, है और रहेगी, सदियों तक रहेगी। जिस देश में जो मनुष्य, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, इस राष्ट्र के मिट्टी में या किसी दूसरे राष्ट्र की मिट्टी में जो शख्स पैदा होता है, राष्ट्रवाद तो उसके मन में हमेशा होता है। किसी साले को प्रमाणित करने की जरूरत है? फर्जी का राष्ट्रवाद, कमीने साले केवल राजनीति करते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। राष्ट्रवाद राजनीति का विषय नहीं है। राष्ट्रवाद हमारी सांसों में है, राष्ट्र प्रेम हमारी आत्मा में है, राष्ट्र प्रेम हमारे रग रग में है। इसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं डंके के चोट पर कहता हूं, अगर आप में होश होगा, हुनर होगा, तो ये जो एनडीए में जाने का सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो जरूर पूरा होगा। बस आपके पास जोश और जज्बात भड़कते रहने चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। तब तक के लिए फिर से एक बार जय।